नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी पिछली कक्षा में हमने जो हमारा पेपर है शिक्षण एवं अधिगम, उसमें जो हमारा बिंदु है शिक्षण नाम का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम शिक्षण के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। तो कुछ सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया था, अब आगे जो सिद्धांत है उनका हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगी हमारा आज का क्या हेडिंग लगाओगे आप? कंटिन्यू वही शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो हमारी जो पहली विशेषता रहेगी, विशेषता नहीं, सिद्धांत जो हमारा हम इससे पहले हमने कई कर लिया, उससे आगे जो हमारे सिद्धांत रहेंगे वो रहेगा, यहाँ से लिखेंगे हम इसको, इनकी काउंटिंग तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप तो यहाँ से लिखिए, उसी में ऐड कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पहला आज की क्लास का चयन का सिद्धांत। क्या रहेगा? चयन का सिद्धांत। अब इसको समझिए, मैं थोड़ा इनको लिख देती हूँ बेटा, उसके बाद मैं आपको एक साथ इनको समझाऊंगी। ठीक, ओके? तो लिखिए, आगे इसका जो सिद्धांत है वो रहेगा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। नेक्स्ट जो सिद्धांत रहेगा हमारा वो रहेगा विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सिद्धांत वो रहेगा आवृत्ति का सिद्धांत। उसके बाद अंतिम जो हमारा सिद्धांत रहेगा वो रहेगा मनोरंजन का सिद्धांत। आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि शिक्षण के ये सिद्धांत कैसे हमें हमारे शिक्षण में सफलता दिलाते हैं, कैसे हमारे शिक्षण को सरल और सुगम बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे जो आज की क्लास सबसे पहला जो सिद्धांत वो क्या है? चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि हम जो भी विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें उसका चयन करना चाहिए कि कौन सी विषय वस्तु हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी विषय वस्तु हमारे लिए अनुपयोगी है। तो ये किस में आता है बेटा? चयन के सिद्धांत में आता है। जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है वही विषय वस्तु का हमें अध्ययन करना चाहिए। जो कार्य हमारे जीवन में उपयोगी है हमें उन्हें ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है? चयन का सिद्धांत कहता है। तभी हम हमारे जो हम उपयोगी विषय वस्तु पढ़ेंगे, चयन करके पढ़ेंगे कि ये हमारे सिलेबस में है, हमें इसी का अध्ययन करना चाहिए, तो हम उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और उसी के आधार पर जो हमारे एग्जाम है, हमारे पेपर हैं, हम उनको क्लियर कर पाएंगे। हम अनावश्यक चीज़ें पढ़ेंगे तो हम हमारे सिलेबस से भटक जाते हैं और एग्जाम में जो हमारे पेपर हैं वो ठीक प्रकार से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो हमारे उपयोगी है, हमें उसी विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। तो चयन का सिद्धांत, तभी हम आसानी से शिक्षण को अपने को पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। क्या है दूसरा? लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक का मतलब समझते हो? यानी कि हमारा जो राज्य कैसा लोकतांत्रिक है, ठीक है ना, कैसा व्यवहार होना चाहिए इसमें? लोकतांत्रिक यानी कि समानता का अधिकार। लोकतंत्र क्या कहता है? सभी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए। अब यहाँ बात आती है शिक्षण, यानी हम कोई कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं या फिर हमारे परिवार में कोई हम कार्य कर रहे हैं,
तो वहाँ पर हमारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए, तभी हम किसी कार्य को ठीक प्रकार से सीख पाते। यदि हमारे पास किसी भी क्षेत्र में भेदभाव होता है, कुछ गलत व्यवहार होता है, तो कहीं न कहीं हम हीन भावना के शिकार होते हैं और हमारे शिक्षण से हम पिछड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, यानी किसी भी क्षेत्र में हम यदि हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो क्लास में भी एक टीचर को सभी बच्चों के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो या कोई भी अधिगम क्षमता रखता हो, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, सभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए, तभी बच्चा अपने शिक्षण कार्य को ठीक प्रकार से कर पाता है। ठीक है, तभी जब टीचर ऐसा व्यवहार करेगा तभी वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना पाएगा, अपनी विषय वस्तु को सभी बच्चों तक पहुंचा पाएगा और सभी बच्चे आसानी से उसे ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विभाजन का सिद्धांत। ये क्या कहता है? विभाजन का सिद्धांत, यानी कि जो भी विषय पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जो भी विषय वस्तु है, हमारी जो पाठ्यक्रम है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी शिक्षण बिंदु हैं, उनको विभाजन यानी कि बांट कर पढ़ाना चाहिए। उन्हें बांट कर यानी कि विभाजन करके, विभाजित करके विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आए। आप एक साथ ही किसी विषय वस्तु को इतना लंबा खींच दोगे और कम समय में आप ज़्यादा विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आए। कम समय में भागों में विभाजन करके हमें विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। तो ये कौन सा सिद्धांत कहता है? विभाजन का सिद्धांत कहता है। हमें इसी से विभाजन का सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हमें विषय वस्तु को भागों में बांट कर पढ़ाना चाहिए, खंडों में बांट कर पढ़ाना चाहिए। उसके बाद ये हो गया हमारा विभाजन का, हो गया लोकतांत्रिक व्यवहार, हो गया और चयन का सिद्धांत हो गया। अब बात आती है आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? कौन सी बात आती है? आवृत्ति का सिद्धांत हमारा क्या कहता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आवृत्ति क्या होती है बेटा? बार बार दोहराना। आवृत्ति क्या होती है? बार बार। क्या कहते हैं इसे हम? बार बार या दोहराना। ठीक है, अब बात आती है यानी कि अभ्यास। आवृत्ति का सिद्धांत एक टीचर को क्या अपनाना चाहिए? आवृत्ति का सिद्धांत अपनाना चाहिए और एक विद्यार्थी को भी आवृत्ति का सिद्धांत अपनाना चाहिए। भाई टीचर ने तो बता दिया, आपको 4 बार क्लास में बता दिया, 5 बार बता दिया, ठीक है, बार बार आपको क्लास में बताया, ठीक है, आपको समझ में आ गई क्लास में, लेकिन बाद में यदि आपने भी आवृत्ति को नहीं अपनाया, यदि बाद में आपने भी उसका अभ्यास नहीं करा, तो आपको वो विषय वस्तु एक समय में आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हमें किसी भी शिक्षण को स्थायी बनाना है, हमारे माइंड में स्थायी बनाना है, प्रभावी बनाना है, तो किसको अपनाना है? आवृत्ति के सिद्धांत को अपनाना है कि हमें बार बार क्या करनी चाहिए? आवृत्ति, उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। ये कहता है कि ये कौन कहता है? बार बार दोहराना, बार बार उस अभ्यास करना। क्या कौन सा सिद्धांत कहता है? ये आवृत्ति का सिद्धांत कहता है। यानी कि हम बार बार जब तक कहीं भी किसी भी कार्य को, आप बेटा आप खुद जनरली ले लो, आपने कोई कार्य घर पे सीखा, ठीक है, यदि आपने सीखकर उसको छोड़ दिया, लॉन्ग समय के लिए आपने उसको छोड़ दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ बिल्कुल आपके माइंड से खत्म हो जाएगी, आपके माइंड में वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसलिए किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय वस्तु को या कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आपने सीखा है, कुछ भी चीज़ आपने सीखी है लाइफ में, यदि बार बार आप उसको माइंड में दोहराव नहीं करोगे, बार बार अभ्यास नहीं करोगे, तो वो आपके माइंड से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है? कौन सा कहता है कि हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, हमारे शिक्षण को स्थायी बनाने के लिए बार बार क्या करना चाहिए? आवृत्ति के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। एक शिक्षक को भी आवृत्ति के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। यदि कक्षा में किसी भी बालक को कोई बात समझ में एक बार में नहीं आती है, 2 बार में नहीं आती है, तो बार बार उसे समझाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आवृत्ति का सिद्धांत। उसके बाद आता है मनोरंजन का सिद्धांत। ये क्या कहता है बेटा? अब विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? विषय वस्तु ऐसी हो, बोरिंग सी हो, या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है वो ना कोई बीच में कोई ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है, ना कोई ऐसा, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो भी टीचर विषय वस्तु को पढ़ाए एक मनोरंजन के साथ पढ़ाए, जिससे बच्चा प्रफुल्लित होकर, खुश होकर उस विषय वस्तु को ग्रहण करता चले। एक बोरिंग होकर, नीरस होकर किसी भी विषय वस्तु को जब हम पढ़ाते हैं, बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आती है, तो एग्जाम्पल ऐसे यूज करे शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में कि वो मनोरंजन से परिपूर्ण हो, जिससे बच्चा प्रफुल्लित होकर, खुश होकर अपनी विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण कर पाए, जिससे उनके आसानी से वो समझ में
आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनोरंजन के आधार पर हमें हमारे शिक्षण कार्य करवाना चाहिए या एक शिक्षक को मनोरंजन के सिद्धांत को अपनाते हुए अपनी शिक्षण क्रिया को पूर्ण करना चाहिए। तो ये हुए हमारे, मेरे हिसाब से इससे पहले मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें समझाते, बाकी जो आज बचे हुए सिद्धांत थे मैंने आज की क्लास में आपको करवा दिए हैं। तो ये हमारे शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो कंप्लीट है बेटा। क्या है? शिक्षण के जो हमारे सिद्धांत हैं वो कंप्लीट हैं। इसके आगे हमारे, इससे आगे जो शिक्षण बिंदु है उसका हम अध्ययन करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शिक्षण के सिद्धांत। यहां से इसको, अब एक टॉपिक है, ये तो शिक्षण के सिद्धांत हुए। आगे जो हमारा, मैंने आपको बताया था बीच बीच में एक शब्द आया था बेटा, हमने जब भी जो भी अब तक के शिक्षण बिंदु करवाए हैं उनमें एक शब्द आया है। एक शब्द का कई सारे शब्द आए थे, बिल्कुल न्यू शब्द हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो उसमें एक शब्द आया था अनुदेशन। क्या आया था? अनुदेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो उस अनुदेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आज आपको समझा देती हूँ। कल की क्लास में आपको थोड़ा सा उसमें लिखवाऊंगी रिटन में और उसको कंप्लीट करवाऊंगी अनुदेशन होता क्या है, क्योंकि जो हमारा अनुदेशन है वो एक शिक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जो भी शिक्षण कार्य करवाते हैं अनुदेशन के आधार पर करवाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धांतों को हमने जान लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम जो करेंगे वो जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारा अनुदेशन। तो मोटे तौर पर आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, कल इसको विस्तार से हम करेंगे। तो क्या है आज का हमारा शिक्षण बिंदु, यानी कि नेक्स्ट अनुदेशन। अनुदेशन, हाँ तो 8 मिनट और, 8 मिनट और, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है, क्या लिख रहे हैं हम? अनुदेशन, ठीक है। इसको हम जानेंगे कि अनुदेशन क्या है। तो बेटा जब एक अध्यापक कहाँ आता है? कक्षा में आता है। तो कक्षा में आता है तो क्या लेकर आता है? अपनी विषय वस्तु के साथ आता है। तो जो विषय वस्तु के आधार पर वो अपना लेक्चर स्टार्ट करता है, अपनी विषय वस्तु के आधार पर वो जो भी विषय वस्तु लेकर आया है, जो भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर जो ज्ञान हमको प्रदान किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, एक पाठ्यक्रमीय ज्ञान जब हमको दिया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन क्या है? संकुचित है, व्यापक नहीं है, क्योंकि अनुदेशन शिक्षण में समाहित है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अनुदेशन के माध्यम से ही हमको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। शिक्षण तो है ही, हम पढ़ रहे हैं, हमको कोई विषय वस्तु पढ़ाई जा रही तो शिक्षण तो है ही, लेकिन पाठ्यक्रम में ज्ञान जो विषय, हमारी विषय वस्तु है, हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारे क्लास में जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही जो ज्ञान हमको दिया जाता है, जो ज्ञान सामग्री हमको प्रदान की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। या हम सीधी सी भाषा में कहें, जो पाठ्यक्रमीय ज्ञान है, जो कक्षा के अंतर्गत हमको दिया जाता है, जो एक कक्षा के अंतर्गत हमको प्रदान किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक जो अध्यापक कक्षा में आया, ठीक है, कोई भी विषय वस्तु, जैसे मान लीजिए अब मैं आपको अनुदेशन के बारे में ही पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था? शिक्षण के सिद्धांत पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो अब उस शिक्षण के आधार, उस शिक्षण के सिद्धांत को लेकर जो भी ज्ञान मैंने आपको दिया है, उस शिक्षण के सिद्धांत पर जो भी ज्ञान मैंने आपको दिया है, जो भी सामग्री मैंने आपको प्रदान की है, उसे क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। अब बात यह है कि मैंने क्या किया है, यानी कि जो उसमें आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसी के आधार पर आपको ज्ञान दिया है, उसके अलावा मैंने आपको कोई ज्ञान प्रदान नहीं किया है। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु लगी हुई है, जो शिक्षण बिंदु लगे हुए हैं, उन्हीं के आधार पर मैंने आपको ज्ञान दिया है, उन्हीं का अध्ययन मैंने आपको करवाया है। तो इसे क्या कहेंगे हम? अनुदेशन कहेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया कि अनुदेशन
क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम, ज़्यादा कुछ हमको लिखना नहीं है, लेकिन अब बात आती है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए अनुदेशन तो ये चीज़ हो गई, लेकिन अनुदेशन में कुछ सोपान होते हैं। अनुदेशन में कुछ सोपान होते हैं जिनका हमें अनुसरण करना होता है। हमको या यूँ कहें एक शिक्षक को उनका क्या करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है, तभी वो अपनी अनुदेशन की प्रक्रिया को संपूर्ण करवा सकता है। तो अनुदेशन के सोपानों में जो सबसे पहले जो सोपान होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण। क्या करेगा वो, इसमें जो सोपान है उसमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण सोपान है वो क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण। जैसे उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इसमें तैयारी, ठीक है। इसी में ही जो तीसरा सोपान है इसमें है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ये अनुदेशन के महत्वपूर्ण सोपान हैं। अभी और है, मैं आपको थोड़ा सा इनको ही बताऊंगी फिलहाल, लेकिन कल जो इसको डिटेल से समझाऊंगी, डिटेल से लिखवाऊंगी, थोड़ा मोटे तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हमें इनको तीन को समझते हैं कि सबसे पहले जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सोपान होता है किसका, अनुदेशन का, वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है ना। आज इसके बारे में चर्चा हो पाएगी, बाकी के हैं उनके बारे में नहीं हो पाएगी, लेकिन आप इसको समझिए कि उद्देश्य अनुदेशन के पीछे जब हम अनुदेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, या हमें कोई भी अनुदेशन कार्य करवाना है कक्षा में जाकर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। तो उद्देश्यों का निर्धारण क्या होता है, यानी कि जब शिक्षक कक्षा में आता है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य छिपा हुआ होता है। जो भी विषय वस्तु वो पढ़ाने आ रहा है तो उसके पीछे उसका क्या है, उद्देश्य छिपा हुआ है। वो अब सबसे पहले अपने उद्देश्य का क्या करेगा, निर्धारण करेगा कि मुझे कितना मेरा पाठ्यक्रम है, कौन सा विषय मुझे पढ़ाना है और कितना इसमें पाठ्यक्रम और कैसे मुझे इसे कंप्लीट करवाना है, जिससे कि बच्चे आसानी से जो मेरा विषय है उसमें अच्छे नंबर लेके आएँ और अच्छे से नंबरों से पास हों, ठीक है। तो ये सबसे पहले कौन करेगा, एक अध्यापक करेगा, ठीक है ना। अध्यापक करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उद्देश्यों का निर्धारण करेगा कि मुझे कैसे कक्षा में प्रवेश करना है, किस विषय वस्तु को लेकर जाना है, कितना उसको पढ़ाना है और कैसे उसको कंप्लीट करवाना। तो ये उद्देश्यों का सबसे पहले उसका निर्धारण अनुदेशन के अंतर्गत, यानी कि उद्देश्य निर्धारण करके आ गया, उसके बाद वो कक्षा में आएगा तब वो उसके अनुदेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है। उसके बाद वो क्या करेगा, निर्धारित कर लिया, उसके बाद वो अपने पाठ्यक्रम की क्या करेगा, तैयारी करेगा। पाठ्यक्रम को कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे उनको उनके सामने लाना है, तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, गहन तैयारी करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो प्रस्तुतिकरण करेगा, ठीक है ना। प्रस्तुतिकरण कक्षा में उसका क्या करेगा, उसी पाठ्यक्रमीय ज्ञान का क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। तो ये 3 बिंदु हो गए। आगे इसमें और हैं, लेकिन उनको हम आगे समझेंगे, अगली क्लास में क्लियर करेंगे। इसके जो आगे जो बिंदु हैं वो हैं, जैसे आगे जो बिंदु रहेंगे उससे जैसे संप्रेषण है, आत्मसात है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे जो अनुदेशन है उसके क्या हैं, सोपान हैं। अनुदेशन के सोपान है। इधर फिर और आ जाएगा, मूल्यांकन आ जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन हो गया और पृष्ठपोषण अभी मैंने मोटे तौर पर आपको बताया है, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको इनको क्लियर करूंगी। तो ये यानी कितने हो गए, 5, 6, 7 7 हमारी अनुदेशन की प्रक्रिया के सोपान हैं, ठीक है ना। यानी कि अनुदेशन जो हमारा कंप्लीट होता है, यदि अनुदेशन को हम जब कंप्लीट करते हैं, अनुदेशन हमारा जो होता है वो इन 7 चरणों से होकर गुजरता है। इन 7 सोपानों से होकर हमारा अनुदेशन गुजरता है। इन 7 सोपानों के माध्यम से हम अनुदेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब कल इनको मैं आपको क्लियर और अच्छे से इनका
स्पष्टीकरण करवाऊंगी और इनको लिखवाऊंगी। तो वो कल की क्लास में होगा, आज की क्लास में यहीं तक।